नागदा में 5,000 रुपए के लिए दोस्त ने ही हत्या की दोस्त की। नागदा में 11वीं के छात्र की हत्या उसके दोस्त ने ही की थी। दोनों के बीच पबजी और फ्री फायर गेम के टॉपअप को लेकर 5,000 रुपयों के लेन देन का विवाद था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और फिर आरोपी ने गला दबाकर छात्र को मार डाला। बता दें कि शनिवार शाम बिरला ग्राम थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय रितेश गुर्जरवाडिया की लाश मिली थी। वो शिव कॉलोनी बेरछा रोड का रहने वाला था। रितेश के पिता ने शुक्रवार रात को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट नागदा थाने में दर्ज करवाई थी। फोटो शूट के बहाने ले गया और कर दी हत्या। हत्या की गुत्थी सुझाने के बाद सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि रितेश ऑनलाइन गेम पबजी और फ्री फायर खेलने का आदी था। गेम में लेवल पार करने के लिए टॉपअप करवाना पड़ता है। इससे पहले भी दोस्तों से पैसे लेकर टॉपअप करवाता था। इसी के लिए उसने अपने दोस्त सत्यम से 5,000 रुपए उधार लिए थे। वह रुपए नहीं चुका पा रहा था। इसी कारण शुक्रवार रात आरोपी सत्यम और रितेश के बीच झगड़ा हुआ और फिर सुलह भी हो गई, लेकिन सत्यम ने इस बात को अपने दिमाग में लगा लिया और अपने दोस्त को मौत के घाट उतारने की ठान ली। सत्यम व रितेश दोनों की सुलह के बाद एक खेल रचा और एक एसिड की बोतल उसे मौत के घाट उतारने के बाद उसके मुंह पर डालने के लिए ली थी ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। इसके बाद फोटो खिंचवाने की बात कहकर आरोपी रितेश को बीसीआई कॉलोनी के अंदर एक खंड में ले गया और पंच मारकर उसे घायल कर दिया तथा बाद में मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने के बाद एसपी, सीएसपी दोनों थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद सत्यम से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। रितेश की हत्या के बाद आरोपी ने उसके पिता से 1 लाख रुपए की मांग भी की थी। दिनांक 9/6/2021 को नागदा क्षेत्राधिकार से नाबालिग रितेश के गुमने और उसके बाद उसके मर्डर हो जाने से इस पूरे घटनाक्रम में ट्रेस करने में श्रीमान एडीजीपी महोदय उज्जैन श्री योगेश देशमुख साहब, पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला साहब, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया साहब, हमारा और नागदा टीआई साहब श्यामचंद शर्मा जी और इनकी पूरी टीम के द्वारा ये प्रथम 12 घंटे में सफलता हासिल कर ली गई थी इस घटनाक्रम को स्पष्ट करने में। घटनाक्रम इस प्रकार था कि जो रितेश है 9 तारीख को ये कराटे क्लास में जाता हैगा और इसके साथ में रितेश के साथ में एक सत्यम और शुभम, ये तीनों कराटे क्लास में जाते हैं। सत्यम और शुभम भाई भाई हैं और रितेश इनका पड़ोसी है जो जिसका मर्डर हुआ। ये तीनों क्लास में गए वहां पे और शाम को 6:30 बजे वहां से ये छूटे। छूटने के बाद में फिर ये रितेश, शुभम और सत्यम ये बस स्टैंड पहुंचे और बस स्टैंड पे शुभम को उतारा और वहां से रितेश और सत्यम ये दोनों मोटरसाइकिल से योगेश मीणा के यहाँ भी गए। वहां पे कुछ बात करी, उसके बाद में फिर योगेश मीणा के यहाँ पुनः ये आए और रितेश को लेकर के सत्यम ये बोले चलो फोटोग्राफी करते हैंगे। चलते चलते ये बीसीआई चौराहा जो है उसके पीछे गोडाउन है, पुरानी एक खंडर बना हुआ है, इसको वहां पे ले गया और ले जाने के बाद में इसने वहां पे बोला कि चलो अपन फोटोग्राफी करते, उस खंडर के अंदर ले गया। चूंकि सत्यम को रितेश से पैसे लेने थे 5,000 रुपए, ये पहले मोबाइल गेम खेलते थे और मोबाइल गेम खेलने के आधार पर इसने रितेश ने सत्यम से 5,000 रुपए लिए थे। तो 8 तारीख का ये घटनाक्रम था कि रितेश काफी पहले से पैसे मांग रहा था, 1 महीने हो गया था। तो 8 को इनकी कुछ बहसबाजी भी हुई थी और बहसबाजी में गाली गलौज हुई थी। तो जो आरोपी है सत्यम, उसके दिमाग में ये पहले ही आ गया कि इसको मैं निपटाना है। और जब 8 तारीख को उसके क्रम में आया तो उसने बहुत भूमिका रची। 8 तारीख को यहाँ से मार्केट से एक उसने एसिड लिया जो लेट्रिन वगैरह में साफ करते हैं, उसको ले जाके एक बोतल पहले ही उसने बिरला ग्राम में खंडरों में रख दी और फिर इसको कराटे की क्लास 9 तारीख को फिर ये उसको वहां पे छोड़ के और रितेश को लेकर के चलो फोटोग्राफी के बहाने से वो ले गया वहां खंडर में और वहां पे खंडर में ले जाने के इससे 5,000 रुपए मांगे। जब इससे 5,000 रुपए मांगे तो इसने कहा नहीं है मेरे पास। आपस में गाली गलौच हुई, मारपीट हुई। मारपीट में इसने, क्योंकि कराटे ये भी जानता सत्यम, इसने एक उसके 2 लात मारी, एक पेट में मारी, एक पैर में मारी, जिससे वो गिर गया बेहोश होके और फिर कोहनी से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और जो एसिड पहले से छुपाया हुआ था उसको उसके मुंह पे डाल दिया ताकि उसका चेहरा से कोई पहचान नहीं पाए। अब क्या हुआ कि 9 तारीख को जब ये
लड़के, और इसके बाद में फिर इसने रितेश का मोबाइल लिया और रितेश के मोबाइल से वहां से लेकर के आया बस स्टैंड पे सत्यम, और वहां से इसके फादर को फोन लगाया, पिता को राधेश्याम को फोन लगाया कि आपका लड़का मेरे पास है, आप 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपका लड़का नहीं बचेगा। उस पर से वो पिता को, रितेश के पिता को लगा कि शायद कोई इसका दोस्त मजाक कर रहा है, तो उसने घर अपनी पत्नी को फोन लगाया कि रितेश आया कि ये 8:30 बजे की घटना है। तो उन्होंने बोला नहीं, कराटे क्लास गया था, रितेश नहीं आया। फिर उन्होंने और दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को लगाया कि पता करो पता करो। जब नहीं मिला तो जब तक वो बदनावर से यहाँ आ गया नागदा, उसका पिता मृतक का। यहाँ आने के बाद में उसने, चूंकि ये सत्यम और शुभम दोनों भाई हैं, इनके साथ गया था कराटे क्लास में, तो उन्होंने उनसे भी पूछा, बोले नहीं हमें नहीं मालूम। फिर ये भी उन्हीं के साथ ढूंढने में लग गए, इधर ढूंढना उधर ढूंढा है। उसके बाद में फिर हमने सत्यम, जब थाने पर आके रिपोर्ट करी उनके पिताजी ने, तो सत्यम की फिर हम लोगों ने और शुभम की तलाश की, तो शुभम तो मिल गया, सत्यम नहीं मिला पहले तलाश में। उसके बाद में फिर इधर उधर तलाश करते रहे, और इस बीच में जब अधिकारियों को पता चल गया था, तो वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान एडीजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को थाना प्रभारी महोदय द्वारा मुझे जब ये अवगत कराया गया, तो इस घटनाक्रम को गंभीरता को देखते हुए बहुत सख्त मार्गदर्शन दिया गया उनके द्वारा। और मेरी जो गवर्नर हाउस में ड्यूटी, गवर्नर साहब की ड्यूटी थी और एडिशनल एसपी साहब की, तत्काल हमको वहां से सुबह ही वापस कर दिया गया कि इस मामले को गंभीरता को देखते हुए आप जाइए नागदा और उसको ट्रेस करिए। उसके बाद दिन भर करने के बाद में फिर ये सत्यम बाद में टीम को बस स्टैंड पर मिला, इसको लेके आए। फिर इसके द्वारा, ये भाई के द्वारा पहले कहानी ये रची गई कि साहब हम तो कराटे क्लास से आ गए थे, उसके बाद में हमने इसे बस स्टैंड छोड़ दिया था और ये एक साइकिल वाले के अज्ञात के पीछे बैठ के चला गया था। उसके बाद सीसीटीवी देखे, कैमरे देखे, तकनीकी आधार पर देखा, स्टोरी नहीं बन रही थी। फिर और हिकमत अमली से पूछताछ करी, तो इसने एक और किसी चावला का नाम लिया कि साहब उसके साथ छोड़ा था, उसको भी हमने बुला लिया, उसका भी नहीं पता चला। जब फिर ये झूठ बोला हमसे, फिर हमने कहा चलो घटना स्थल पे चलो, जहाँ हैंड ओवर करा था चावला को, वहां गए। वहां के बाद फिर सीसीटीवी कैमरे देखे, वहां भी इसकी कोई गतिविधि नहीं मिली। फिर इससे फिर इनका हिकमत अमली से फिर पूछताछ करी, तो लास्ट में जाके ये इस बीच में लास्ट में जाके ये टूट गया कि साहब वो मैंने ही उसकी हत्या की है। और इसी बीच में जब ये चल रहा था, तो इसके भाई को, मृतक के भाई को, रोहित को पता चला कि बीसीआई में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। ये सूचना मिलते के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैं, टीआई साहब, हम लोग वहां गए, तो वहां वही जो गुम इंसान था, रितेश जो है अपहरण करा गया था जिसका, उसी की डेड बॉडी निकली। वहां से फिर बिरला ग्राम थाने के द्वारा वहां पर मौके की कार्रवाई की गई, एफएसएल टीम को बुलवाया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और लगातार पूछताछ करने के बाद अंततः सत्यम ने ये स्वीकार किया कि उसने 5,000 रुपए इसको दिए थे और 8 तारीख को भी इससे गाली गलौज करी थी इसने, और कुछ अपशब्दों का ऐसा इस्तेमाल करा था इसने, जो कि सत्यम को दिल पे लग गई बात, और उसी समय इसने ठान लिया था कि इसको मैं मारूंगा। उसी के प्लानिंग के तहत वो एसिड ले गया, वहां पे खंडर में फोटोग्राफी करने के लिए ले गया और वहां ले जाके इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, टीआई साहब और थाने का पूरा स्टाफ, जिसका कि प्रेस रिपोर्ट में दे दिया गया है, इन सभी की सराहनीय भूमिका रही है कि, और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें आश्वस्त किया गया कि इस टीम को उचित इनाम की घोषणा की, उचित इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम शिवराज ने उज्जैन पहुंचते ही किया 60 करोड़ रुपए से निवेश कर रही 1000 गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनों का प्लांट लगाने वाली व 4000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए भूमि पूजन। सीएम ने इसके बाद कालिदास अकादमी स्थित संकुल हॉल में महिदपुर तहसील के ग्राम डोंगला में बनाए गए ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया। सीएम ने शहर के शासकीय माधवनगर अस्पताल में 2 व तहसील नागदा में एक स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट व चाइल्ड केयर वार्ड का भी सीएम ने उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम ने अंततः स्मार्ट सिटी के अलग अलग 8 निर्माण कार्य जिनकी 52 करोड़ लागत है उसका भी शिलान्यास किया, जिसके तत्काल बाद सीएम इंदौर के लिए रवाना हुए। उज्जैन उद्योग के जरिए सरकार अब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल की कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्र में बिजली पानी की आपूर्ति को देखते हुए सरकार ने उज्जैन जिले में स्थित सन 1982 में बने एशिया के सबसे बड़े सोयाबीन प्लांट, जो अब बंद पड़ा है नुकसान के चलते, उसकी भूमि को बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया है,
जो कि तमिलनाडु के त्रिपुरा की रेडीमेड गारमेंट कंपनी है और देश भर में तमिलनाडु के बाहर पहली बार प्रदेश में सरकार के भरोसे पर 60 करोड़ के निवेश के साथ उज्जैन जिले में शुरू करने जा रही है, जो 4000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उसमें 90% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसका भूमि पूजन किया गया। वहीं सीएम ने कालिदास अकादमी स्थित संकुल हॉल से स्मार्ट सिटी के 8 कार्य जो 52 करोड़ की लागत से होने वाले हैं उसका भी शिलान्यास किया। सीएम ने जिले के 3 नए ऑक्सीजन प्लांट, चाइल्ड केयर वार्ड व डोंगला ग्राम में वरामिहिर वेधशाला के ऑडिटोरियम का भी इनॉग्रेशन कर जिले को उद्योग मंत्री राज्यवर्धन दत्ती, विज्ञान मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, वित्त व प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। बेस्ट कॉर्पोरेशन अपनी वस्त्र निर्माण इकाई में 60 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जो 90% महिलाओं को देगा प्राथमिकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 11 जुलाई को सबसे पहले देवास रोड स्थित सोयाबीन प्लांट की जमीन पर अत्याधुनिक वस्त्र इकाई का भूमि पूजन किया। उसका निर्माण बेस्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उज्जैन उद्योग प्रोजेक्ट में कंपनी द्वारा वस्त्र निर्माण सहयोगी इकाई के माध्यम से 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां पर 1000 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग मशीनों का प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 90% महिलाओं प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्लांट को 31 मार्च 2022 के पूर्व बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो यूएस, यूरोप में अपने सामान को सेल करेगा। सीएम शिवराज ने जहां भूमि पूजन किया वहां पूर्व में 1982 में बनाया गया एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट हुआ करता था, जो नुकसान के चलते 1993-1994 के बाद ही बंद हो गया था। हाल ही में जनवरी माह में क्षेत्रीय सोयाबीन उत्पादक संघ के परिसमापक यानी संयुक्त पंजीयक सहकारिता ने आयुक्त सहकारिता को लिखे एक पत्र में जानकारी दी थी कि बंद पड़े सोयाबीन प्लांट के 250 कर्मचारियों के वेतन भत्ते व अन्य स्वत्व के करीब 220 करोड़ आज दिनांक तक बकाया है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। क्षेत्रीय भूमि तक अधिकार अभी तिलहन संघ का है। सीएम ने उद्योग मंत्री के साथ भूमि पूजन के बाद विज्ञान मंत्री के साथ कालिदास अकादमी स्थित संकुल हॉल में किया इनॉग्रेशन। उज्जैन जिले के महेदपुर तहसील के ग्राम डोंगला में वरामिहिर के नाम से अत्याधुनिक वेधशाला ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया गया, जो 200 लोगों की बैठक क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जहां समय समय पर विंटर स्कूल चालू किया जाएगा, वो विज्ञान के महत्व को और उज्जैन के गौरव को बताएगा। आज से वर्षों पूर्व इतिहास में अंकित रहे विज्ञान के नाम पर उज्जैन को उसको नए तरीके से शुरू करने की योजना शुरू की गई है। साथ ही नागदा में 1 ऑक्सीजन प्लांट, शहर में 2 ऑक्सीजन प्लांट, चाइल्ड केयर वार्ड व स्मार्ट सिटी के 8 कार्यों का भी सीएम ने ही इनॉग्रेशन किया। सीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि आज उज्जैन में नए युग का प्रारंभ हुआ। महाकाल महाराज की धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, पुरातत्व की शिक्षा की उद्योगों की नगरी है। ये विद्वानों की अद्भुत नगरी है उज्जैनी। उज्जैन का पुराना वैभव याद आता है। यहाँ बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी। मिलों का संबंध रोजगार से है। आज हमने एक इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया, जो मात्र 6 महीने में तैयार होगी। रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में जमाना बदल गया। पहले के कपड़ा कारोबार और अब के कारोबार में बदलाव है। आगामी माह में आने वाली प्रतिभा सिंथेटिक्स में भी 4000 को रोजगार मिलेगा। आने वाले महीने में हम और भी जगह भूमि पूजन करेंगे। नागदा की ग्रेसिम के अलावा 17 करोड़ की लागत से भी कार्य करेंगे। उसके प्लान हमारे पास आ चुके हैं। 12000 से अधिक को रोजगार मिलेगा जल्द ही। उज्जैन को पहले की तरह उद्योगों की नगरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा, एक तरफ उद्योग दूसरी तरफ विज्ञान। डोंगला अद्भुत है। खगोल क्षेत्र में भारत का कोई नाम ऊंचा करेगा तो उज्जैन के डोंगला में स्थित वेधशाला करेगा। उसके लाभ कैसे मिलेंगे जनता को, उसका कार्य जारी है। सिंगस्त के समय के कार्यों को दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन फुल स्टॉप भी नहीं। हम फिर आ गए आज के सिंगस्त के लिए। 3 लोक में महाकाल की नगरी न्यारी दिखे, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने पूर्व विधायक शिवा कोटवानी को याद किया। सीएम ने वायरस को लेकर भी कहा, रूप बदलने वाला कहा, हास्यास्पद होते हुए कहा, हम लड़ना पड़ेगा जोकाजिका से। उज्जैन की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीमारी से निश्चिंत मत हो जाना। दूसरी लहर केरल महाराष्ट्र में खत्म नहीं हुई, तीसरी का संकट बरकरार है। हमने लड़ने के लिए कमर कसी है। मध्य प्रदेश में रोज 75,000 टेस्ट होंगे। टेस्ट जरवाते वक्त बस लकड़ी अंदर जाती है, खांसी होती है, घबराना नहीं। उज्जैन में भी जिले के हर कोने में टेस्ट को बढ़ावा दिया जाए। हर हफ्ते जनता टेस्ट करवाए, फ्री टेस्ट है, घबराए नहीं। आप पॉजिटिव आते हैं तो 35 कॉन्टैक्ट लिस्ट को टेस्ट करवाइए, यही तीसरी लहर को रोकेगा। मास्क लगाए रखना प्राथमिकता, सामाजिक दूरी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। कार्यक्रम में मास्क नहीं तो सामान नहीं, सोशल बाइकॉट। मास्क लगाओ तभी सामना खरीदेंगे। गाड़ी में बैठे तो सड़क और चले तो कैसा व्यवहार, ये समय की जरूरत है।
ये हमने किया तो महामारी नहीं बढ़ेगी। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए। मैं टीकाकरण में 100% आने वाली पंचायतों को भी धन्यवाद देता हूँ। हमने नया रोड मैप बनाया, गुड गवर्नेंस में नए आयाम छुएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस कोरोना काल में लोगों के काम धंधे छिन गए, रोजी रोटी प्रभावित हुई। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है तो सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार के अवसरों की व्यवस्था। और इस एक इन्वेस्टमेंट से ये एक फैक्ट्री उज्जैन और आसपास के इलाके में 4000 लोगों को, जिसमें बहनें होंगी अधिकतर, रोजगार देगी। 4000 करते हैं। और राजकुमार जी, मैं आपको आपके प्रयासों को एप्रिशिएट करता हूं। तत्काल हम ट्रेनिंग प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 4 साल बाद आएगा। 2022 के अगस्त तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन यहां प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग अभी से देना शुरू कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे प्रमुख उद्देश्य अगर हमारी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो उद्देश्य रोजगार के अवसर कैसे लोगों को मिले। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और रोजगार तब मिलेगा जब हाथों में कौशल होगा, हुनर होगा, काम आएगा। इसलिए आपने स्किल सेंटर शुरू करने की बात कही है। हम यहीं की बहनों को 90% बहनों को रोजगार मिले। हम यहीं की बेटियों को, यहीं की बहनों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और मैं जानता हूं वो इतनी परिश्रमी है कि राजकुमार जी वो निराश नहीं करेंगे। वो रोजगार भी प्राप्त करेंगी, लेकिन पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम को अंजाम भी देंगे। 4000 तो डायरेक्ट रोजगार, लेकिन इनडायरेक्ट कितना इससे पैदा होता है। जब इंडस्ट्री लगेगी, लोग आएंगे जाएंगे, यहां जो गारमेंट्स का प्रोडक्शन होगा वो विदेशों में निर्यात होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो विदेशी मुद्रा भी आएगी। लेकिन किसी की होटल चलेगी, किसी की गाड़ी चलेगी, किसी का कोई और काम धंधा चलेगा। एक नहीं, अनेकों इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो डायरेक्ट रोजगार, इनडायरेक्ट रोजगार, और यहां रुक नहीं रहे। अभी राजकुमार जी ने कहा कि सर, अगर हमें 30 एकड़ जमीन और मिल जाए इसी जगह, तो हम 150 करोड़ की लागत से और यहां इकाई लगाएंगे, 2000 लोगों को और रोजगार देंगे। और इसलिए कलेक्टर यहां पे है, संजय कलेक्टर, तुरंत कार्रवाई शुरू करो भाई, कोई देर नहीं होनी चाहिए। नेकी और पूछ हमको तो रोजगार देना है, और इसलिए इस प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाया जाए। हमारे मंत्री साथी बैठे, आने दो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अलावा खेती में सैचुरेशन है। खेती आखिर जनसंख्या का कितना बोझ उठाएगी। खेती के अलावा, खेती तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, बाकी क्षेत्रों में हमको इन्वेस्टमेंट लाके रोजगार के अवसर सृजित करने पड़ेंगे, और इसलिए उस दिशा में हम तेजी से काम शुरू करेंगे। अब अभी जब राजकुमार बता रहे थे 4000 का, तो मैंने रोजगार का बताई, 10% इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इसके अलावा 10% और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्किल सेंटर ये खोलेंगे। पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, 0 पॉल्यूशन, यहां कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। पूरा कैंपस इनका ग्रीन सर्टिफाइड होगा। डिटेल उन्होंने दिया है। सोशल कमिटमेंट्स भी इनके, मेडिकल सेंटर लोकल कम्युनिटी के लिए खोलेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे, एजुकेशन फंड्स बच्चों के लिए स्थापित करेंगे जो वर्कर्स के होंगे। एक नहीं, ऐसे अनेकों और गतिविधियां प्रारंभ करेंगे समाज सेवा की,
और ये राजकुमार जी, मैं महाकाल बाबा की नगरी में उज्जैन की जनता की ओर से आपके इन्वेस्टमेंट का स्वागत करता हूं। लेकिन हम यही नहीं रुक रहे, जैसा राज्यवर्धन जी बता रहे थे, प्रतिभा सिंथेक्स। देखिए, उज्जैन के औद्योगिक विकास में और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए और रोजगार के लिए, क्योंकि हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके अंग अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो मध्य प्रदेश में हम लोग प्रयत्नशील हैं कि निवेश आए, उद्योग आए और रोजगार के अवसर बढ़े। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में, अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को देके हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। लेकिन उज्जैन केवल रोजगार की नगरी नहीं है, अध्यात्म की, विज्ञान की, हमारी वेधशाला है डोंगला की, अपने आप में अद्भुत है। और उसके साथ साथ भविष्य की तैयारियां, आध्यात्मिक दृष्टि से उज्जैन का विकास चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की तैयारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी सब पूरी क्षमता से खड़ी की गई है। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने सब अपने भाषण में कहा। आपने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा धन्यवाद मेडिकल कॉलेज के लिए भी की है, उसकी क्या रूपरेखा है? देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।